प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अगेती सरसों की बुवाई की थी वह फसल पककर कटने की अवस्था में आ चुकी है। लेकिन सरसों की कटाई, गहाई, मड़ाई व भंडारण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। और इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर पीसी मीणा। मैं आपको सरसों की फसल की कटाई के समय और कटाई के बाद में क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सरसों की फसल पकाव की अवस्था पर है और कई किसान तो सरसों की कटाई कर रहे हैं, तो सरसों की कटाई करते समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। सरसों की फसल इस टाइम फुल मैच्योरिटी मतलब पकाव की स्थिति में है। जैसे बालियों का कलर सरसों की फसल में जो बालियां है वो ब्राउन कलर में हो जाए, भूरे कलर में आ जाए, गहरी हल्की भूरे हो जाए, इसका मतलब फसल कटने के लिए तैयार है। कटाई के समय आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपको फसल काटते समय दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि फसल काटते आप हाथे से तो थोड़ा बालियों को ऐसे इस प्रकार काटे नीचे से सरसों की फसल को 1 से 1.5 फीट जमीन से लेवल पर, जैसे सरसों की आपकी जो पौधा है उसके अनुसार उसकी जो बालियां है उसके नीचे से हाथे से आप सावधानी से काटे, जिससे आपके हाथ में इससे दुर्घटना नहीं हो। सरसों के दाने छोटे होते हैं, इसलिए सरसों की फसल को गहाई करने के लिए खलिहान में इकट्ठा करना चाहिए। काटने के बाद ढेरी जगह जगह ढेरी लगा के इनको आप खलिहान में, जहाँ पक्का खलिहान बना रखा है, यदि वहाँ पक्का खलिहान तो ऐसे उसकी ढेरियों को वहाँ डाल दे सूखने के लिए। यदि पक्का खलिहान नहीं बना रखा आपने तो उसमें कच्चे खलिहान को थोड़ा मिट्टी से बिल्कुल प्लेन पानी मिट्टी लगाकर उसमें थोड़ा कर दे और सूखने के बाद उस पर सरसों की फसल जो आपने खेत में आपके जहाँ पर सरसों की फसल बो रखी है वहाँ से ढेरियों को अच्छे यहाँ कपड़े में या जो पाल आते हैं या कुछ आते हैं उसमें आप लाके ट्रैक्टर में उनको लाके खलिहान में जगह जगह ढेरी कर दे, उनको सूखने के लिए रखें। जब फसल सूख जाए, बिल्कुल फलियाँ सूख जाए, थ्रेसिंग करनी है आपको निकालने के लिए, उनको तैयार हो जाए निकालते समय, तो निकालते के समय भी आपको इसकी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी सरसों की फसल, क्योंकि एक तो सरसों का दाना छोटा होता है इसलिए इसमें नुकसान होता है। यदि इधर उधर बिखरता है तो नुकसान होता है, इसलिए पक्का खलिहान में या कच्चा खलिहान हो तो बिल्कुल साफ करके लीप पोत के उसको सुखाने के बाद निकाले। किसान भाइयों, सरसों की फसल सूखने के बाद थ्रेसिंग करना चाहिए और थ्रेसिंग करने के बाद सरसों को 8 से 9% नमी तक सुखा लेना चाहिए और फिर सरसों को बोरियों में भरकर मंडी में बेचें या सुरक्षित भंडारण करें। हाँ, दुर्घटना नहीं घटे आपके थ्रेसिंग के समय। उस टाइम आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। थ्रेसिंग के समय आपको धीरे धीरे जो आप उसमें डालते हो थ्रेसर में सरसों की जो आप ढेरियाँ धीरे थोड़ी लेके उसमें डालना है और उसको हाथ को दूर रखना है, क्योंकि कई दुर्घटना हो जाती है। अचानक जो थ्रेसर का बेल्ट है वो घूम जाता है और हाथ उस सरसों के साथ आगे चल जाता है और कभी कभी किसान भाइयों के साथ दुर्घटना हो जाती है और वही भी है। ऐसी बात नहीं, इसलिए आप उसको सावधानी से धीरे धीरे अपने हाथ को दूर रखें और थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग होने के उपरांत आपको उससे सरसों जहाँ इकट्ठे करे उसको इकट्ठा मतलब एक जगह ढेरी करे। यदि उसमें नमी है उसको सुखा ले और सुखाने के बाद उसको आपको बोरियों को भरनी है, आपको घर में रखना है या बेचना है, उसमें बोरियां भर के या घर में रख के बाद में बेचो तो घर में रख दो, नहीं आपको बाजार में ले जाना है तो उसको बोरियां भर के आसानी से ले जा सकते हैं। क्योंकि सरसों की दाना छोटा होता है इसलिए उसमें नुकसान होने का डर है, इधर उधर बिखर जाता है। तो काटने के समय और थ्रेसिंग के समय और काटने के बाद मतलब थ्रेसिंग के बाद उसको अवेयर करके रखना अच्छी तरह, जिससे आपको नुकसान होने से आप नुकसान होने से बच सकते हो और आपको बड़ा फायदा इससे मिल सकता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज हम आपको झारखंड राज्य के जिले रांची के गांव उकरीद में रहने वाले सफल किसान संजय महतो से मिलवाने जा रहे हैं। ये किसान खेती बाड़ी की नई नई तकनीकियों को अपनाकर खेती करते हैं और इस बार इन्होंने मल्चिंग एवं ड्रिप के माध्यम से मटर की खेती की है और प्रति एकड़ क्षेत्र से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। सब्जियों में मटर की खेती इन दिनों उन्नत किसानों की कमाई का एक अहम जरिया बन गई है। ऐसा कहना है रांची के गांव उकरीद के रहने वाले किसान संजय महतो का। ये किसान खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकियों को अपनाते हुए मटर की खेती ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से 6 एकड़ में कर रहे हैं। और अभी हमने 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें 6 एकड़ में मेरा अभी मटर की तुड़ाई हो रही है और 4 एकड़ मेरा अभी तरबूज की तैयारी जिसमें जारी है। उसमें हमने तरबूज
लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले हम इस प्लॉट में चूँकि पहले 2 फसल ले चुके हैं। सबसे पहले तरबूज का था, उसके बाद पत्ता गोभी लिए, और अभी हमने उसी प्लॉट पे ये तीसरा फसल है मेरा, जो मटर की खेती हमने लगा रखी है। अभी जो हम 6 एकड़ मटर की खेती जो मेरा अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, और कि ये 65 से 70 दिन में मेरा तोड़ाई स्टार्ट हुआ। इसका लगभग हमने 3 से 4 तोड़ाई अभी तक किया हूँ, अभी और तोड़ाई बाकी अभी और होगा। ये वैरायटी 2010 की है, तो हमने इसका तोड़ाई करते आ रहे हैं। अभी हम लगभग प्रति एकड़ 3-3.5 टन के आसपास तोड़ाई कर लिया हूँ, और अभी और मेरा लगभग 4 टन आसपास की तोड़ाई होगी। पिछले साल की अब अगर एवरेज हम निकालें तो मेरा 7 से टन आसपास का ही तोड़ाई हुआ था पर एकड़ मटर में। अभी मेरा मार्केट का रेट कभी 25, कभी 20, कभी 30 का रहता है। अगर ऑन औसत मूल्य अगर हम अभी 25 का ही पकड़ के चलेंगे तो 7 टन के हिसाब से मेरा 1,75,000 रुपया का मार्केट में सेल होगा प्रति एकड़, जिसमें बीज लगाने से खुरपा करवाने, दवा, खाद जो भी करने में, या तो भाड़ा बाजार तक पहुंचाने के तक में, और लेबर वगैरह सारा चीज़ अगर खर्च एवरेज पर एकड़ 40,000 के आसपास हो रहा है। खर्च अगर माइनस करते हैं तो 1,35,000 रुपया आसपास मेरा नेट बेनिफिट होगा प्रति एकड़ में। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये इसी ड्रिप और मल्च पर पहले तरबूज और पत्ता गोभी की खेती कर चुके हैं, इसलिए खेती की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ी। पुरानी फसलों की कटाई के बाद उसी मल्चिंग पर वर्मी कंपोस्ट खाद डालकर सीधे बीज की बुआई कर दी, जिससे अतिरिक्त खर्च बच गया। ये जो हमने मटर की खेती लगा रखी है, जिसका जो कि मैंने ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से किया है, जो कि ड्रिप और मल्चिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है खेती के मतलब में। हमने ये मटर जो है तो 30 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी है, और एक ड्रिप से दूसरा ड्रिप का दूरी है 4 फीट का। इसमें क्या होता है, जितना हल्का और पतला लगाने से क्या होता है कि हवा धूप सही से मिलता है, जो कि इसका फल का साइज बराबर रहता है, दाना पूरा भरता है। एवरेज मेरा मटर में अभी देखेंगे तो 9 से 10 दाने की फली है। चूँकि इसका देख रेख रख रखाव हम रोपाई के जन्मिशन के बाद तुरंत से ही अपने से पूरा इसका ख्याल रखते हैं। समय समय पे शेड्यूल अनुसार एक खाद है 19-19 करके 13-0-45, 12-61, 00-50, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मतलब एक खाद हैं जो कि ड्रिप के माध्यम से हम लोग खेत में डालते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन पर बढ़ावा आता है। इनका कहना है कि ज्यादातर ये घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसे ड्रिप के माध्यम से फसलों को देते हैं। साथ ही फसल की मांग को देखते हुए सिंचाई करते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि मल्चिंग के कारण खरपतवारों की अधिक समस्या नहीं होती है। फिर खेत में उगाए खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। अगर अपने से या देख रेख बढ़िया से नहीं करने से, शुरू से ही अच्छा ट्रीटमेंट नहीं रखने से, अगर कीड़ा लग गया या किसी तरह खरपतवार हो गया तो इसमें मेरा खर्च जो है सो बढ़ जाएगा। इसलिए हम शुरू से ही बहुत ही अच्छी तरह से रखरखाव करते हैं। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से जब से हमने खेती करना स्टार्ट किया है, तब से माना इनकम आमदनी में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है, हमें बढ़ोतरी हुई है पहले फ्लड में करते थे उसकी अपेक्षा। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि मटर की फसल में रोगों का प्रकोप नहीं हुआ, लेकिन फसल में कुछ कीटों का प्रकोप अलग अवस्थाओं में हुआ, जिसके नियंत्रण के लिए लगभग 4 बार कीटनाशक दवा का छिड़काव समय समय पर कराया था। किसान भाइयों, आप भी उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए मटर की खेती से न केवल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
खुद को और परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जियां खाना जरूरी है और यदि हम चाहते हैं कि वो हमें साल भर मिलती रहे तो अपने घर के आसपास खाली पड़ी जमीन में आप खुद हरी भरी सब्जियों का बगीचा बना सकते हैं। इससे जैविक सब्जियां मिल जाएंगी और इसी के अंतर्गत आप किस प्रकार से घर की छत पर गृह वाटिका बनाएं, जिस पर जानकारी दे रहे हैं कृपाल वर्मा। किचन गार्डनिंग, जिसको परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग। तो जैसा हम देखते हैं आज हमारे जो खान पान है, हमारा रहन सहन है, उसमें निरंतर बदलाव होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो किसी ने कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो किसी ने प्रथम सुख निरोगी काया बताया है। तो ये जो सुख है, ये सुख आज कहीं ना कहीं हमसे छिनता जा रहा है और हम देखते हैं हमारे शरीर को नाना प्रकार की बीमारियां जो है हमें जकड़े हुए हैं, उनका हम पर प्रभाव है। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन है वो सुखमय नहीं रहा है। यदि किचन गार्डन करते हैं तो उससे दो तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तरह का फ़ायदा तो ये होता है कि उनको जहर मुक्त सब्जियां जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप दी हुई है हमें मिल पाएंगी। दूसरा यह है कि उनमें जो उनकी पोषक वैल्यू है, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो उनमें पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, वो भी हम किचन गार्डनिंग के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो छोटे मोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको भी हम इस प्रकार स्वास्थ्य दे सकते हैं और हम अपनी प्रकृति को भी जो है बचा सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने किचन गार्डन से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं किचन गार्डन तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातों के बारे में। तो इसमें किचन गार्डन जब भी हम लगाते हैं तो हमें क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये आवश्यकता होती है कि हमारे घर के आसपास जो जगह है, चाहे वो घर के आगे हो, चाहे घर के पीछे हो, या चारों तरफ हो, या घर के ऊपर हो, जहाँ भी जगह होती है उसी का उपयोग करना रहता है सब्जियां, फल, फूल उगाने के लिए। तो हमें वो जगह देखना रहता है। इसके बाद में हमारे घर की आवश्यकता क्या है, हम क्या क्या खाते हैं और हमारे घर में कितने व्यक्ति हैं, उनके अनुसार भी किचन गार्डन जब बनाते हैं तो उसका ध्यान रखा जाता है। अब इस प्रकार ध्यान रखने के बाद हमें ये देखना रहता है कि हम जहाँ किचन गार्डन बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है या नहीं। किसी भी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पौधे की वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद यदि उसको लगाने की बात करें तो घर पे जो भी हमारे उपलब्ध चीज़ें होती है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के गमले हों, चाहे विभिन्न प्रकार के कंटेनर पड़े हों, या जो भी घर पे वेस्ट मटेरियल होता है उसका हम सही तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई किसान या कई लोग जो है ग्रो बैग का भी उपयोग करते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं और उनकी भी गुणवत्ता ठीक रहती है। इसी प्रकार कई लोग मिट्टी की दीवार बनाकर भी उसमें लगा देते हैं। यदि घर के और बाहर आगे पीछे जहाँ भी जगह हो तो उसमें हम ज़मीन के ऊपर ही ईंट लगाकर और वहाँ क्यारियों का निर्माण कर सकते हैं। पौधा लगा रहे हैं उसकी मिट्टी की गुणवत्ता का हम ध्यान कई बार नहीं रखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किचन गार्डन लगाएं उसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण बना के, खाद का मिश्रण बना के और फिर उनको भली भांति लगाएं। जब हम पौधे लगाते हैं उसी समय हमें पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें रासायनिक खादों का हमें उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे परिवार को, प्रकृति को जहर से बचाना है। तो इसलिए इसमें जो खाद का उपयोग करते हैं वो गोबर की खाद उपयोग करते हैं, केंचुआ खाद उपयोग करते हैं, नीम खली उपयोग करते हैं, सरसों खली उपयोग करते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको उपयोग करते हैं, जिससे पौधे को जो संपूर्ण पोषण मिलना चाहिए वो उसको मिल जाता है। सब्जी कई बार हम एक साथ लगा देते हैं, तो सब्जी हमें किचन गार्डन में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सब्जी को हम कुछ दिनों के अंतराल पर लगाएं। किसान भाइयों, किचन गार्डन से स्वच्छ और पोषक तत्वों से भरपूर अधिक फल और सब्जियां लेने के लिए आप कौन कौन से प्रबंधनों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किचन गार्डन में जब भी हम पौधा लगाते हैं तो शुरुआती अवस्था जब हम पौधे लगाते हैं
तब हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 दिन तक हमें सिंचाई का इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पौधे जो हैं छोटी अवस्था में होते हैं। तो छोटी अवस्था में पौधे होते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे, इससे वो जीवित रहें। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद जब सिंचाई हम करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ये निर्भर करता है, यदि किसी घर के किसी कोने में छाया आती है तो उस कोने में सिंचाई की आवश्यकता कम लगेगी, और जिस कोने में धूप रहती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी, या किसी पेड़ की छाया है तो वहाँ पर भी सिंचाई की आवश्यकता कम लगती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हमें ये ध्यान रखना रहता है कि समय समय पर हमें जो किचन गार्डन में पौधे लगे हैं उनमें निंदाई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। निंदाई गुड़ाई समय पर होने से पौधे की पर्याप्त वृद्धि होती है क्योंकि उसमें वायु संचार अच्छा रहता है। तो इसमें किचन गार्डन में कीट और रोग का प्रबंधन इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि हम रोज़ देखते हैं किचन गार्डन में, हम रोज़ घूमते फिरते हैं तो वहाँ पर जो भी कीट दिखता है तो उसे हम हाथ से पकड़कर मार सकते हैं, या अन्य दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कुछ पौधे हैं उनकी पत्तियों को हम उनका रस बनाकर, स्वरस बनाकर और उन पर सब्जियों पर किचन गार्डन में जो लगे हैं पौधे उन पर छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम नीम आधारित जो तेल है उनको भी हम पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं जिनसे उनकी कीट से रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार से हम यदि किचन गार्डन करते हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रकृति बची रहेगी और सभी समृद्ध होंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है, और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है।